double slit experiment, angular width of fringe is found to be 0.2 degree. Angular width याद होगा, angular width very small angle होता है, यहाँ देखो 0.2 degree on the screen placed at 1 meter away. Capital D is 1 meter. Angular fringe width 0.2 डिग्री, जबकि होता है बीटा अपॉन कैपिटल डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, होता है ना। वेवलेंथ ऑफ लाइट इज 600 नैनोमीटर। What will be the angular width of the fringe if the entire experimental setup is immersed in water? देखो भाई, वाटर में इमर्स करोगे तो क्या होगा, तो वेवलेंथ चेंज हो जाएंगे। देखो V इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है किसी भी वेव के लिए, स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ होता है, क्योंकि स्पीड ऑफ द वेव प्रोपेगेट कर रहा है, ये स्पीड होता है। देखो, एक ट्रेस प्रोड्यूस करने के कैपिटल T टाइम के बाद दूसरा ट्रेस प्रोड्यूस होता है, और उस कैपिटल T टाइम तक प्रीवियसली प्रोड्यूस्ड क्रेस्ट लैम्डा डिस्टेंस आगे बढ़ जाता है। अभी जब क्रेस्ट प्रोड्यूस किया तो ये क्रेस्ट आगे जाएगा, लैम्डा डिस्टेंस आगे जाएगा, तब ये दूसरा क्रेस्ट प्रोड्यूस होगा, और वो कैपिटल T टाइम के बाद होता है। इसका मतलब कैपिटल T टाइम में पहले वाला वेवलेंथ इतना डिस्टेंस, लैम्डा डिस्टेंस आगे बढ़ चुका है, तो वेव का वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम, कैपिटल T टाइम में लैम्डा डिस्टेंस बुक किया है, तो लैम्डा 1/T को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो किसी के लिए भी तो यही होता है, वेव के लिए वेलोसिटी होता है ना, वेव का वेलोसिटी इतना होता है। अब जरा इसमें हम लोग थोड़ा और, मीडियम का भी चेंज होता है, मीडियम चेंज होता है, तो उसके लिए नोटेबल पॉइंट है, वो ध्यान रखने हैं भाई। C का वैल्यू भी न्यू लैम्डा होगा, C वैक्यूम में स्पीड, वैक्यूम में भाई ये है 3 × 10⁸। दूसरे मीडियम में चले गए, दूसरे मीडियम में चले जाएंगे तो स्पीड ऑब्वियसली कम हो जाएगा, क्योंकि स्पीड किसी भी मीडियम में होता है C डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, C डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, कम हो जाता है। वाटर के लिए कुछ और हो जाएगा, ग्लास के लिए कुछ और हो जाएगा, इसलिए ये है इन जनरल। तो स्पीड होगा उस न्यू मीडियम में, वो होगा फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज ऑन चेंजिंग द मीडियम, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता, ये फैक्ट याद रखना है। फ्रीक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, फ्रीक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। मीडियम चाहे कुछ भी हो, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं चेंज होगा वो भी समझ लो। फ्रीक्वेंसी तो है भाई पर सेकंड कितना साइकिल निकलता है। अगर 1 सेकंड में आप 5 क्लैपिंग लगा रहे हो, तो यहाँ से जब साउंड निकलेगा तो 5 क्लैप पर सेकंड साउंड जाएगा। 5 कंप्रेशन प्रोड्यूस कर रहे हो 1 सेकंड में, तो 5 कंप्रेशन जाएगा। मीडियम बदल गया तो अभी 5 कंप्रेशन ही पर सेकंड जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लो 5 कंप्रेशन इधर पर सेकंड आया और इधर से 4 ही जाता है, तो 1 कंप्रेशन का क्या करेगा, स्टोर थोड़ी कर सकता है। मीडियम है ये, जितना जाएगा उतना आगे भी बढ़ेगा। नंबर ऑफ कंप्रेशन पर यूनिट टाइम, या नंबर ऑफ कंप्रेशन, या नंबर ऑफ रिफ्रैक्शन, या नंबर ऑफ क्रेस्ट पर सेकंड, वो उतना ही रहेगा। दूसरे मीडियम में जाने पे लेकिन स्पीड कम हो जाते हैं। एक मीडियम में अगर ये है, दूसरे मीडियम में आया, स्पीड कम हो गया। पहले ये था मान लो, तो अब ये हो जाएगा ऐसे। लेकिन 3 क्रेस्ट पर सेकंड या 4 क्रेस्ट पर सेकंड जाते हैं तो 4 क्रेस्ट पर सेकंड ही जाएंगे, इधर भी 4 सेकंड पर सेकंड ही जाएंगे। यहाँ पे मान लो ये कितना हो गया, 1 वेवलेंथ, 2 वेवलेंथ, 3 वेवलेंथ, 3.5 वेवलेंथ। चलो भाई 3.5 वेवलेंथ मान लो 1 सेकंड में जाता हो, तो यहाँ पे 1 वेवलेंथ, 2 वेवलेंथ, 3 वेवलेंथ एंड 3.5 वेवलेंथ। इधर भी 3.5 वेवलेंथ ही जाएगा 1 सेकंड में। लेकिन ये वाला वेवलेंथ लार्जर है, ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, स्पीड v1, स्पीड v2, तो ये कम होना है तो वेवलेंथ कम होने, फ्रीक्वेंसी विल नॉट चेंज। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे क्रेस्ट अगर पर सेकंड 5 जाएगा तो 5 नहीं इधर से निकलना ही पड़ेगा। रिफ्लेक्शन हो चाहे रिफ्रैक्शन हो, स्पीड चेंज हो सकता है, फ्रीक्वेंसी कैन नॉट चेंज।
फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा। इसलिए v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा में न्यू के बारे में छोड़ दो, अगर ये हाफ हो रहा है तो ये भी हाफ हो रहा है, ये डबल तो ये भी डबल, ये 1/3 तो ये भी 1/3। फ्रीक्वेंसी विल बी कांस्टेंट, इसलिए v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ है। क्लियर है? दूसरे मीडियम में जाने पे पहले मान लो ये c था, वैक्यूम में ये c था, अगर दूसरे मीडियम में जाएं तो स्पीड क्या हो जाएगा, c बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी वही रहने हैं और लैम्डा जरूर हमारा लैम्डा डैश बन गया, जो कि लैम्डा अपॉन म्यू है। ये अगर हमारा स्पीड v बन चुका है, ये अगर लैम्डा डैश बन चुका है, तो लैम्डा डैश और v में ये रिलेशन। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता, इसलिए जितना टाइम्स स्पीड डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा उतना ही टाइम्स वेवलेंथ में भी चेंज है। समझ गए? तो स्पीड अगर c बाई म्यू हो जाता है तो लैम्डा डैश भी पहले वाला लैम्डा अपॉन म्यू होगा, दोनों में सेम रिलेशन। ठीक है, ये याद रहेगा। ऑन रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव डज नॉट चेंज। ऑन बोलो रिफ्लेक्शन और ऑन रिफ्रैक्शन फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज। फ्रीक्वेंसी हमारा सेम रहेगा, फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम, बट वेवलेंथ चेंजेस एज पर। कैसे चेंज होता है? एज पर स्पीड चेंज। जैसा स्पीड चेंज वैसा वेवलेंथ चेंज। इफ स्पीड पहले वाले से अगर म्यू टाइम्स कम हो गया तो वेवलेंथ भी पहले वाले वेवलेंथ से म्यू टाइम्स कम हो जाएगा। ये बात समझ में आया? ये जनरल बात, क्वेश्चन पे तो वापस आया नहीं, क्वेश्चन तो शुरू हुआ था बस, लेकिन जहाँ आ गया फ्रीक्वेंसी वेरिएशन तो मैंने यहीं पे दिखा दिया तुम्हें कि ये फैक्ट पहले तो आप जान के रखो। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, मीडियम चेंज, ये 11th क्लास में भी था। साउंड जा रहा है, माउंटेन से रिफ्लेक्ट होके आ रहा है, तो रिफ्लेक्शन होने से फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो जाता। चलो अब क्वेश्चन पे वापस आए, लिखना बात। क्वेश्चन था डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, एंगुलर फ्रिंज विड्थ दिया हुआ है, एंगुलर फ्रिंज विड्थ दिया हुआ था कितना, 0.2 डिग्री। अब बोल रहे हैं वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड इज 600 नैनोमीटर, व्हाट विल बी द एंगुलर विड्थ ऑफ द फ्रिंज इफ द एंटायर एक्सपेरिमेंटल apparatus इज immersed in water, टेक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो भाई इस कंडीशन में अब जरा ध्यान दो, क्वेश्चन क्या कह रहा था उसके हिसाब से काम करें। तो क्वेश्चन में तो ये सब दिया हुआ था एंगुलर फ्रिंज विड्थ। एंगुलर फ्रिंज विड्थ होता है लैम्डा अपॉन डी। अब तुमने एंटायर सेटअप को क्या किया, एक लिक्विड में डाल दिया, इस दूसरे मीडियम में डाल दिया, वाटर में डाल दिया, तो न्यू वेवलेंथ क्या हो जाएगा, लैम्डा अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि 1.33 यही हो जाएगा। इसलिए न्यू एंगुलर फ्रिंज विड्थ जो है हमारा वो भी चेंज हो जाएगा। पहले था लैम्डा बाई डी, तो अब हो जाएगा लैम्डा डैश बाई डी, और लैम्डा डैश हो गया लैम्डा बाई म्यू यानी 1.33 डी। इसलिए ये पहले वाला जो फ्रिंज विड्थ 0.2 था डिवाइडेड बाई 1.33 कितना डिग्री का रह जाएगा। एंगुलर फ्रिंज विड्थ डिपेंड्स ऑन लैम्डा, नोट छप रहे हैं। देखो इसमें क्या लिखा है, फ्रिंज पैटर्न ये है, एंगुलर विड्थ ऑफ द फ्रिंज पैटर्न इन द डबल स्लिट बीटा अपॉन डी होता है, लैम्डा अपॉन डी होता है, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर दिया, न्यू अल्फा चाहिए तो ठीक है। पहले वाला जो अल्फा था लैम्डा बाई डी था, इन वाटर 4/3 हो गया, इसे 4/3 से डिवाइड कर दिया, और लैम्डा बाई डी और डिवाइडेड बाई 4/3 मीन्स 1.33, इसलिए वैल्यू हो जाएगा 0.2 डिवाइडेड बाई 4/3। इसलिए न्यू फ्रिंज विड्थ हो गया, न्यू हमारा एंगुलर विड्थ, ये डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33, यही हो गया 0.2 डिवाइडेड बाई 1.33, यही हो जाएगा वैल्यू। समझ गए? इसको समझने में जो परेशानी था, डाउट क्यों आया, क्योंकि आपको वेवलेंथ का चेंज पता नहीं था कि मीडियम में कैसे चेंज होता है। ठीक है, इसलिए डाउट था। तो इसका नोट का पॉइंट लिख लो लेफ्ट हैंड साइड पे, बाकी तो समझ गए, नोट का पॉइंट समझ गए तो ये भी समझ गए। नोट का पॉइंट में क्या लिखोगे, तो नोट के पॉइंट में ये यहाँ से नोट का पॉइंट यहाँ पे लिख दिया मैंने।
frequency is independent of medium, that is does not change. Or change in medium. जल्दी जल्दी लिखो भाई। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि पूरा फ्रिंज विड्थ का सेटअप गिव कर दिया किसी लिक्विड में, जैसे अभी देखा लैम्डा लैम्डा डैश बन गया। फ्रिंज विड्थ में भी चेंज पूछा जाता है, जिसको एंगुलर में चेंज किया। क्वेश्चन ऐसा भी आता है पूरा YDAC का फ्रिंज विड्थ का क्या होगा। फ्रिंज विड्थ में भी लैम्डा है, जहाँ जहाँ लैम्डा है वहाँ चेंज जाएगा। फ्रिंज विड्थ भी पहले वाले फ्रिंज विड्थ से न्यू टाइम्स चेंज हो जाएगा। मेन बात यही है लैम्डा चेंज होना, और लैम्डा चेंज हो रहा है तो बाकी सब भी चेंज होंगे जो भी लैम्डा पे डिपेंडेंट है। चलो लिख लिए। याद रखना वेवलेंथ स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वेवलेंथ हाफ्ड हो गया तो स्पीड भी हाफ्ड हो गया, बट नंबर ऑफ क्रेस्ट और नंबर ऑफ रफ क्रॉसिंग विल नॉट चेंज, दैट इज फ्रीक्वेंसी विल नॉट चेंज। चलो 10.7 देख लिया, एक 10.10 था जाओ।
चलो भाई 10.10 पे देखते हैं। Estimate the distance for which the ray optics is good approximation for a aperture of 1 millimeter and wavelength. Distance for which the ray optics is good approximation. तो भाई ray optics good approximation तभी होगा जब ये less than fractional distance हो। B क्या हो? less than fractional distance हो, तभी तो ये रे ऑप्टिक्स का अप्रोक्सीमेशन जो किया गया है, रे ऑप्टिक्स को वैलिड समझा गया है, वो वेव ऑप्टिक्स अलाउ कर देगा। इसलिए क्वेश्चन पूछा है डिस्टेंस फॉर विच द रे ऑप्टिक्स इज गुड अप्रोक्सीमेशन, कितना डिस्टेंस है? तो भाई डिस्टेंस शुड बी लेस देन फ्रैक्शनल डिस्टेंस क्या होता है? d² अपॉन वेवलेंथ। तो अपर्चर है हमारा 4 mm, यहाँ पे रख दोगे वैल्यू 4 mm और वेवलेंथ का वैल्यू रख दोगे 4 mm नैनोमीटर। जो वैल्यू आ जाएगा उससे कम होना चाहिए, तभी तो रे ऑप्टिक्स वैलिड रहेगा। याद होगा बताया था रे ऑप्टिक्स लिमिटिंग केस ऑफ वेव ऑप्टिक्स। और कैपिटल डी मींस जहां इफेक्ट इसका देखना चाहते हो स्क्रीन का डिस्टेंस वो हमारा वेरी वेरी स्मॉलर होना चाहिए, डीएफ से कम स्मॉलर तो होना चाहिए, तब लेस देन बीटा होगा फ्रिंज विड्थ। और हम लोग नेगलेक्ट कर पाएंगे, क्या नेगलेक्ट कर पाएंगे? क्या नेगलेक्ट कर पाएंगे? बोलो डिफ्रैक्शन। क्या नेगलेक्ट करोगे? मींस बेंडिंग ऑफ लाइट, और बेंडिंग ऑफ लाइट अगर नेगलेक्ट हुआ कॉर्नर पे इसका मतलब स्ट्रेट लाइन प्रोपगेशन। रे ऑप्टिक्स वैलिड, रे ऑप्टिक्स तो यही मानता है स्ट्रेट लाइन प्रोपगेशन। इसलिए इस हिसाब से इसका देखो आंसर में क्या लिखा है, d² अपॉन वेवलेंथ। d मींस स्मॉल a, यहाँ पे स्मॉल a, फेसबुक स्मॉल a यूज करते हैं, तो इससे लेस होना चाहिए, इसलिए मैक्सिमम वैल्यू 40 मीटर तक। 40 मीटर से कम है तभी हम लोग रे ऑप्टिक्स की वैलिडिटी समझ सकते हैं, ठीक है। इसलिए d लेस देन d² बाई लैम्डा यानी a² अपॉन लैम्डा ऐसा करके काम चला सकते हैं, मिल जाएगा। 10.4 भी था तो देखो भाई 10.4 नंबर में फटाफट जोर से पढ़ो तो क्या लिखा है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट ए पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर पाथ डिफरेंस इज लैम्डा इसके यूनिट। व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट ए पॉइंट वेयर द पाथ डिफरेंस इज लैम्डा बाई 3? क्या कह रहे हैं? 5 पढ़ दिया, इसमें डाउट नहीं था ना। भी देख लेते हैं, इतना पढ़ ही लिया है तो देख ही लेते हैं। ये कह रहा है कि जहाँ वेवलेंथ यहाँ पे YDS एक्सपेरिमेंट में यूजिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट ए पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर पाथ डिफरेंस इज लैम्डा, जहाँ पाथ डिफरेंस लैम्डा था वहाँ पे इंटेंसिटी क्या है भाई? ये है। तो जहाँ पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 3 हो वहाँ का इंटेंसिटी क्या होगा वो लिखना चाहते हैं, यही है। बोलो जब ये बात है तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि पाथ डिफरेंस जब लैम्डा है इसका मतलब क्या? ब्राइट पॉइंट कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। तो लैम्डा बाई 3 वाले के कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा? तो भाई लैम्डा के लिए पाथ डिफरेंस होता है, फेज डिफरेंस होता है 2 पाई। अगर लैम्डा पाथ डिफरेंस है तो फेज डिफरेंस 2 पाई है, देयरफॉर लैम्डा बाई 3 पाथ डिफरेंस है तो फेज डिफरेंस निकाले। फेज डिफरेंस के हिसाब से हम लोग इंटेंसिटी निकालते हैं, फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा? 2 पाई बाई लैम्डा इंटू लैम्डा बाई 3 यानी 2 पाई बाई 3। ये फेज डिफरेंस है। अब इस फेज डिफरेंस के साथ इंटेंसिटी निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हैं हम लोग इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता था, 2-3 मेथड से इसमें सोच सकते हैं। इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता था I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट ओवर I1 रूट ओवर I2 एंड cos फाइव। cos फाइव मिल चुका है, यहाँ से निकाल सकते हैं। एक का I था, दूसरे का भी I था, और इसलिए ये 2I और cos फाइव मतलब cos 2 पाई बाई 3 ऐसा लिखेंगे। ये क्या हो गया भाई? 2I ये भी है, 2I ये भी है, 2I कॉमन ले लिया। क्या है? cos 2 पाई बाई 3 का वैल्यू कितना होता है?
-1/2 multiplied by 3 मीन्स कितना 120 मतलब -1/2 तो 2i 1 प्लस -1/2 इसका मतलब क्या हो गया i कॉमन ले लिया और ये हो गया हाफ यानी कि i हो गया i वैल्यू हो गया तो इस पे 4i था इस पे जहाँ पे ब्राइट होता है एड ब्राइट जो दिया हुआ है वो है k तो वो तो होता है भाई 4i याद होगा इंडिविजुअल का इसका मतलब इंडिविजुअल का इंटेंसिटी क्या है k/4 है k के टर्म में तुम्हें लिखना है इसलिए ये k/4 हो जाएगा। हो जाएगा दो तीन तरह से इसको देख सकते हैं। पाथ डिफरेंस दिया है कोई बात नहीं फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं हमें तो पता है भाई याद होगा वो कंसेप्ट हम लोगों ने एक बार नोट का पॉइंट लिखा था लैम्डा पाथ डिफरेंस इज इक्विवेलेंट टू 2 पाई फेज डिफरेंस इज इक्विवेलेंट टू कैपिटल T टाइम डिफरेंस याद है तो कोई एक दिया हो तो दूसरा निकाल सकते हैं यूजिंग यूनिटरी मेथड और जब निकल जाए फेज डिफरेंस हमें चाहिए होता तो इस हिसाब से निकाल सकते हैं। एक और जनरल फॉर्मूला है इसको हम लोग ऑब्टेन कर लें ये इसका सेकंड मेथड समझो हो जाएगा एक तो ये दिया ही है लेकिन ये फॉर्मूला मैं अभी ऑब्टेन कर देता हूँ इससे भी हम लोग डायरेक्ट निकालते हैं एक रेडीमेड फॉर्मूला की तरह इसको यूज़ करते हैं हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने ठीक है तो ये फॉर्मूला कहाँ से है अभी डायरेक्ट कर देता हूँ लेफ्ट हैंड साइड पे फॉर्मूला क्या है सॉल्व करने में फेज डिफरेंस के टर्म तो ये सेकंड मेथड लिखो साइड में क्वेश्चन तो यही पूछ रहा था भाई यहाँ पे पाथ डिफरेंस लैम्डा है उसके लिए k है इंटेंसिटी λ/3 है उसके लिए इंटेंसिटी निकालना था इसलिए हम लोग निकाल क्वेश्चन है फाइंड इंटेंसिटी at a point having phase difference phi in YDAC phase difference अगर phi है YDAC with intensity of both source ऑफ लाइट दोनों सोर्स ऑफ लाइट से जो इंटेंसिटी मिल रहा है जैसे I इक्वल टू k a² each तुम्हें पता ही है a1 इक्वल टू a2 होता है भाई YDAC अगर करने हैं गुड कंट्रास्ट चाहिए तो a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू a होता है और I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I होता है ना YDAC में गुड कंट्रास्ट के लिए होता है कंडीशन इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो निकालेंगे भाई इसका इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला है उस हिसाब से काम करेंगे करो इंटेंसिटी का फॉर्मूला भी बताया था उस हिसाब से करेंगे काम इंटेंसिटी क्या होता है बताओ फाइनल इंटेंसिटी रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होता है I1 ऐसा लिखते हैं तो यहाँ लिखेंगे I प्लस I वैसे ही करेंगे और 2√I और cos फाई को ही छोड़ देना है भाई तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2i इधर है 2i उधर भी है इसलिए 2i कॉमन हो जाएगा क्या हो जाएगा 1 प्लस cos फाई और ये 2i है 1 प्लस cos फाई को लिखते हैं 2 cos स्क्वायर फाई बाई ऐसा होता है इसलिए रिजल्टेंट इंटेंसिटी हो गया हमारा 4i cos स्क्वायर फाई बाई 2 ये फॉर्मूला की तरह बन गया जिस पॉइंट पे फेज डिफरेंस पता हो वहाँ का इंटेंसिटी डायरेक्टली लिखेंगे और ये 4i का मतलब है ब्राइट पर का इंटेंसिटी ब्राइट पर का इंटेंसिटी यही होता है cos स्क्वायर फाई बाई 2 ये है रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट याद रखना इंडिविजुअल इंटेंसिटी के टर्म में 4i cos स्क्वायर फाई बाई 2 और ब्राइट वाले के टर्म में लिखेंगे तो i भी ये बन गया फॉर्मूला की तरह यूज करने हैं और ये रिजल्टेंट आया था इसलिए क्योंकि a स्क्वायर होता था
A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस A1 A2 cos स्क्वायर। इसी में K से मल्टीप्लाई करके आया था ना। अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन में लिखा हुआ था वो इसी फॉर्मूला का यूज हुआ। इसी फॉर्मूला का उसमें राइट हैंड साइड पे यूज किया हुआ है 4i cos स्क्वायर पाई बाई 2। पाई तो मिल चुका था 2 पाई बाई 3, पाई मिला था ना 2 पाई बाई 3, उस हिसाब से यूज कर लेंगे। सबने रोल नंबर लिखा है ना भाई अटेंडेंस में, क्योंकि कुछ बच्चे इग्नोर करते हैं किसी को, तो न्यूमेरिकल में फंसेंगे वो। अटेंडेंस से पता लग जाएगा कौन कौन है। ठीक है, इस हिसाब से रन निकल गया K/4। कोई ऐसे भी सोच सकता है इसको, जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एट ब्राइट पॉइंट, यहाँ पे भी पाथ डिफरेंस लैम्डा, हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होता है a प्लस a 2a होता है, इसलिए वहाँ का इंटेंसिटी होता है k इंटू 2a स्क्वायर। अब ये k और जो क्वेश्चन में k दिया है वो अलग अलग है। 4 टाइम्स k स्क्वायर होता था, इसको 4i, इसी को लोगों ने कैपिटल K कर दिया क्वेश्चन मार्क। तो हम लोग ऐसे भी सोच सकते कि अच्छा आपको रिजल्टेंट चाहिए, तो उसके लिए फेज डिफरेंस निकाला, फेज डिफरेंस आया 2 पाई बाई 3, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालेंगे। वैसे ही a स्क्वायर प्लस ट्वाइस a cos पाई करके निकालेंगे तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिलेगा। मिल जाएगा ना भाई, cos पाई का वैल्यू -12 से ये कैंसिल होगा और वैल्यू कितना मिल जाएगा, से मिलेगा ना भाई। cos वैल्यू रख देंगे तो इससे मिल जाएगा हमें एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट मिल जाएगा, तो इंटेंसिटी रिजल्टेंट निकालेंगे। मतलब एम्पलीट्यूड के टर्म में भी कोई सोच सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो हम लोग यूज़ करते हैं वो ये वाला यूज़ कर लेते हैं। और ये भी कहाँ से आई है, तो डायरेक्ट ये यूज़ करो, क्या ये फॉर्मूला यूज़ कर दो, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, इंटेंसिटी निकालना हो 3 नंबर बताना है यूजिंग द हाइगेन्स वेव थ्योरी। प्लेन वेव फ्रंट, यूज द हाइगेन्स वेव कंस्ट्रक्शन टू शो द बिहेवियर ऑफ प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट का मतलब क्या है, ऐसे लाइट रे और ऐसा वेव फ्रंट। ये प्लेन वेव फ्रंट जब आगे जाएगा पासिंग थ्रू ए बाई कन्वेक्स लेंस। बाई कन्वेक्स लेंस का मतलब ये, तो जब ये ऐसा जाएगा बाई कन्वेक्स लेंस में, तो ये क्या होगा, एक पॉइंट पे फोकस होगा। याद होगा लेंस का प्रॉपर्टी, इसका मतलब क्या बन जाएगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट। क्या बन जाएगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट। और जब ये रिफ्लेक्टेड होता है कॉनकेव मिरर से, अब देखो ये कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्ट हो, ये है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर से जब ये प्लेन वेव फ्रंट वाला रिफ्लेक्ट करेगा तो ये क्या होगा, ऐसे कन्वर्ट करता है, याद होगा। इसका मतलब ऐसा बन जाएगा वेव फ्रंट। वेव फ्रंट तो ऐसे ही होता है भाई, परपेंडिकुलर टू द लाइट रेज। व्हेन मोनोक्रोमैटिक लाइट इज इंसिडेंट, अच्छा ये 2 था।
अगर इसको प्रिज्म से पास कराओगे तो क्या होगा, ऐसे में एक्स्ट्रा कराओगे। प्रिज्म से पास कराएंगे तो ये क्या होगा, प्लेनर का प्लेनर ही रह जाएगा। ओवरऑल क्या होता है, ऐसा हो जाता है। प्रिज्म से पास कराने पे बेंडिंग हो जाता है टुवर्ड्स बेस, प्लेनर का प्लेनर रहेगा, डायरेक्शन बदल जाएंगे। अगर ऐसे है लाइट, ये वाला लेंस कॉन्केव लेंस अगर हम लोगों ने रख दिया रास्ते में तो ऐसे हो जाएगा, डाइवर्जिंग बन जाएगा, ये हो जाएगा इस तरह से। तो हम लोग चेंज कर सकते हैं शेप को, स्फेरिकल से प्लेनर, प्लेनर से स्फेरिकल कर सकते हैं। अगर मान लो ये जा रहा है तो इसका ये पॉइंट है डाइवर्जेंस का, तो ऐसा कोई कॉन्वेक्स लेंस रख दो जिसका ये फोकस हो, तो ये इसको क्या कर देगा, पैरेलल कर देगा। हो जाएगा कि नहीं, फोकस पे रखता है, फोकस से निकले पैरेलल हो जाता है। इसलिए इसका जो पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस है, इसको अगर हम लोग फोकस पे, इसके फोकस पे एडजस्ट करते हैं तो उस कंडीशन में पैरेलल भी हो जाएगा। तो इस तरह से शेप बदल सकते हैं, डायरेक्शन बदल सकते हैं। प्रिज्म से पास कराओगे तो प्लेनर का प्लेनर रहेगा, बट डायरेक्शन बदल जाएंगे, लाइट रे का बेंडिंग। मैंने मोनोक्रोमैटिक लाइट करो, बी पार्ट का है, बी पार्ट क्वेश्चन का पढ़ो। Monochromatic light reflect हुआ, then the reflected light have same frequency। ये तो अभी बताया था हमने, but ये क्यों हो गया same frequency? मैंने बताया कि ऐसा accumulation या प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। 5 टेस्ट पर सेकंड आएंगे तो 6 आगे नहीं जा सकते, टेस्ट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, नहीं टेस्ट कंज्यूम हो रहा है। दूसरा, जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर देखें तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जहां लाइट इंसिडेंट होता है वहां के मॉलिक्यूल्स मान लो एनर्जी रिसीव किए, तो जिस फ्रीक्वेंसी का लाइट इमिट करें, रिसीव किया, उसी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से रेजोनेंस में आएगा, वाइब्रेशन करेगा, मॉलिक्यूल जो वाइब्रेट करेंगे वो इस फ्रीक्वेंसी के हिसाब से करेंगे, और जो फर्दर यहाँ से इमिट होगा, रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड, वो इसी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से डिसाइड होगा। क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी इसने ड्राइव किया है, इस वाला इंसिडेंट रे का जो फ्रीक्वेंसी है उसने ही इसको फोर्स ऑसिलेशन, याद होगा फोर्स ऑसिलेशन, जो फ्रीक्वेंसी होगा इसका उसी फ्रीक्वेंसी से ये वाइब्रेट करने लग जाएगा, और इस फ्रीक्वेंसी का ही फिर ये फर्दर लाइट इमिट करेगा। इसलिए फ्रीक्वेंसी मैचिंग होना जरूरी है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। और ऐसे हम लोग ओवरऑल समझ सकते हैं कॉमन सेंस अप्लाई करके कि जितना आएगा फ्रीक्वेंसी दैट इज नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड, उतना नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड जाना भी पड़ेगा। बाकी इसका आंसर में देखा जाए, 15 नंबर का आंसर निकालो, निकालो भाई आंसर निकालो 15 नंबर का। ये देखो वेबसाइट का चेंजेस पहले दिखाया, बी में देखो क्वेश्चन नंबर 41। चलो 41 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, एक 41 बोलो मत बीच में, 41 पढ़ो जोर से, क्या लिखा है? Atomic constraint. Reflection and refraction arise through the interaction of incident light with atomic constraint of the matter, which vibrate with the frequency, with the same frequency as that of incident light, hence frequency remains constant। उससे वाइब्रेट किया और उसके वाइब्रेशन से ही फर्दर रेडिएशन प्रोड्यूस हुए, तो उसका भी वही फ्रीक्वेंसी होगा। याद होगा ना, एक्सेलरेटेड चार्ज का जो फ्रीक्वेंसी है वही इमिटेड लाइट का रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी होगा, इसलिए फ्रीक्वेंसी सेम रहते हैं। First minimum of interference pattern of a monochromatic light of wavelength lambda occurs at an angle of lambda by a. At the same angle of lambda by a, we get maximum for two narrow slits separated by a distance a1। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है क्वेश्चन में। For a single slit of width a, the first minimum of diffraction pattern occurs at lambda by a। याद है, फर्स्ट मिनिमम होता है डिफ्रैक्शन पैटर्न का लैम्डा बाई ए पे। फर्स्ट डिफ्रैक्शन पैटर्न मिनिमम और डिफ्रैक्शन पैटर्न, क्योंकि सिंगल स्लिट की बात भी कर रहा है, सिंगल स्लिट से क्या होगा डिफ्रैक्शन पैटर्न। फॉर ए सिंगल स्लिट ऑफ विड्थ ए, द फर्स्ट मिनिमम ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ ए मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा अकर्स एट लैम्डा बाई ए।
At the same angle lambda by A, we get maximum for two narrow slits separated by A, that is YDSC. Explain करो. Explain करना है तो भाई लिख लो कंडीशन. YDSC में डार्क के कंडीशन होते हैं 2n + 1 लैम्डा by 2 और इधर हमारा डार्क का कंडीशन जो फर्स्ट डार्क मिलेगा वो होता है n लैम्डा. तो यहाँ से फर्स्ट डार्क निकालेंगे तो वह n लैम्डा के हिसाब से निकालेंगे. तो ये होता है पाथ डिफरेंस. यहाँ पे डार्क के लिए निकालेंगे तो n लैम्डा यानी कि लैम्डा लिखेंगे, फर्स्ट के लिए तो लैम्डा ही लिखेंगे सीधा. तो x का वैल्यू मिला बीटा. x का वैल्यू क्या बनता है? बीटा मिलता है और इसलिए एंगुलर फ्रिंजिंग होता है. हम लोग चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, देखो d sin थीटा ये होता है ना पाथ डिफरेंस. इसको लिखे थे लैम्डा डिफ्रैक्शन के लिए, डिफ्रैक्शन मिनिमा, डिफ्रैक्शन मिनिमा डार्क पॉइंट के लिए. तो हमें मिलता है वो थीटा का वैल्यू, थीटा बोले या साइन थीटा बोले एक ही बात है. क्या मिलेगा? लैम्डा अपॉन डी पे. एंगुलर पोजीशन का बात बोल रहा है इसलिए एक्स पे उतना ध्यान नहीं देंगे हम लोग. फिलहाल हम लोग एंगुलर पोजीशन देखना चाहते हैं. तो ये है एंगुलर. अब इसी एंगल पे अगर इधर पाथ डिफरेंस देखें तो इसका पाथ डिफरेंस भी वैसे ही हो जाएगा डी इंटू थीटा. पाथ डिफरेंस तो एक्स के टर्म में लिखना हो तब ना एक्स स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी. एक्स अपॉन कैपिटल डी को ही तो थीटा बोलते हैं, बोलते हैं कि नहीं? एक्स अपॉन कैपिटल डी तो थीटा है. इसलिए ये पाथ डिफरेंस जो हम लोग एंगुलर पोजीशन की बात कर रहे हैं, हम लोग एक्स नहीं चाहते, एंगल चाह रहे हैं, एंगल के टर्म में. तो एंगल लैम्डा बाय डी पे मिला मिनिमा डिफ्रैक्शन में. तो यहाँ पे हमें चाहिए YDSC में मिनिमा, तो उसको लिखेंगे 2n + 1 लैम्डा by 2 या 2n - 1 लैम्डा by 2 और YDSC नियम डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के लिए. इससे थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? बोलो. फर्स्ट डार्क यहाँ मिलेगा लैम्डा by 2 स्मॉल d. n का वैल्यू 0 रखोगे मिल जाएगा. इस पे डार्क मिल रहा है और ब्राइट मिलेगा. इसके लिए अगर ब्राइट ढूंढेंगे, यहाँ पे लिखा है डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस मैक्सिमम मिल रहा है, तो ब्राइट अगर ढूंढेंगे तो उसके लिए n लैम्डा रखेंगे यानी d थीटा = n लैम्डा. तो थीटा का वैल्यू लैम्डा by 2 अगर लैम्डा रख दिया फर्स्ट मैक्सिमा के लिए तो लैम्डा by d मिलेगा. YDSC में फर्स्ट मैक्सिमा है लैम्डा by d पे. डार्क वाला नहीं पूछ रहा था, मैंने एक्स्ट्रा डार्क का निकाल दिया. इसका हमें पूछ रहा था कि डिफ्रैक्शन का फर्स्ट डार्क मिलता है लैम्डा by a पे और उसी एंगल पे इंटरफेरेंस का ब्राइट मिलता है. हाँ, लैम्डा by डार्क लैम्डा by d पे मिलता है और ब्राइट मिलता है लैम्डा by d पे. तो वही चीज एक्सप्लेन करनी, एक्सप्लेनेशन देने होंगे. तो ये तो फैक्ट है, लैम्डा by a पे डिफ्रैक्शन के लिए डार्क और लैम्डा by a पे इंटरफेरेंस के लिए ब्राइट. फर्स्ट ब्राइट d1, ये फर्स्ट ब्राइट d1 और ये इंटरफेरेंस के लिए फर्स्ट डार्क है d1. जहाँ पे YDSC ब्राइट बनाता है d1, वहाँ पे डिफ्रैक्शन पैटर्न वहाँ पर आता है डार्क थीटा पे. कर लेंगे ना इस तरह का एंगुलर पोजीशन दिखाना था. देख लो इसका आंसर, 20 नंबर का आंसर निकालो. 20 नंबर का देखो क्वेश्चन निकाल एक्सप्लेन कर दिया है. फॉर ए सिंगल स्लिट the first minimum of interference pattern, फिर इंटरफेरेंस पैटर्न लिखा, और the monochromatic light of wavelength occurs at lambda by a. फर्स्ट मिनिमम तो lambda by 2 पे होता है डिफ्रैक्शन पैटर्न. ठीक है, because light from the center of the slit differs by half of wavelength. lambda by 2 का डिफरेंस होता है. Whereas the double slit experiment, the same angle, the slits separated by produce a maximum because of one wavelength difference in the path length of these two waves produced. बात एक ही है, वही चीज लैंग्वेज में लिखा हुआ है. हम लोग चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं. लैम्डा by a सेम एंगल पे YDSC में b1 प्रोड्यूस होता है और डिफ्रैक्शन पैटर्न में वो d1 प्रोड्यूस होता है. स्क्रीन पे अगर देखें तो बीटा पॉइंट, बीटा पे. बोलो ठीक है यहाँ तक? आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 22. चलो भाई 22 देखो, क्या लिखना है पढ़ो. The bright fringes are separated by 7.2 millimeter.
Calculate the wavelength of another source of light which produce interference lens separated by 8.1 mm using the same arrangement, and also find the minimum value of the order of bright fringe shorter wavelength which coincide with that of the longer wavelength. क्वेश्चन नहीं समझे, क्वेश्चन को फिर से समझा जाए। लेजर लाइट और वेवलेंथ 600 नैनोमीटर। यहाँ से वही क्वेश्चन समझने पड़ेंगे। लेजर लाइट है यूजिंग कितना 600 नैनोमीटर, ठीक है। वेवलेंथ 640 नैनोमीटर, ये यूज किया, ठीक है। इससे इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस किया हमने YDSE, ठीक है। इन विच द ब्राइट फ्रिंजेस आर सेपरेटेड बाय 7.2, ब्राइट फ्रिंजेस सेपरेटेड है 7.2 mm, मतलब फ्रिंज विड्थ मिला 7.2 mm। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ अनदर सोर्स ऑफ लाइट व्हिच प्रोड्यूस द इंटरफेरेंस फ्रिंजेस सेपरेटेड बाय 8.1, मतलब जो हमारा बीटा डैश 8.1 mm कर दे उसके लिए लैम्डा चाहिए, ठीक होगा ना। हमें वो वेवलेंथ चाहिए जो कि YDSE प्रोड्यूस करे 8.1 mm का फ्रिंज विड्थ को निकाल लेंगे। कैसे? फ्रिंज विड्थ है लैम्डा डी बाई डी, लैम्डा और स्मॉल डी कैपिटल डी तो चेंज नहीं करना है, वही सेटअप यूज कर रहे हैं। बस वेवलेंथ बता दो जिसके लिए ये हो जाए। तो क्या करेंगे, 7.2 वाला ये था, लैम्डा 1 यहाँ लिख सकते हैं और इधर लैम्डा 2 लिख सकते हैं। इट मींस मान लो बीटा 1 है या बीटा डैश है या बीटा 2 है, ऐसा लिख सकते हैं। बीटा 2 अपॉन बीटा 1, बीटा 2 था 8.1 mm, बीटा 1 था 7.2 mm, ये था। दिस विल बी इक्वल टू क्या लिखेंगे भाई, बीटा 2 का लिखते थे लैम्डा डैश डी बाई डी, इधर लिखेंगे लैम्डा डी बाई डी। इट मींस लैम्डा डैश क्या मिला 8.1 डिवाइडेड बाई 7.2 इनटू वेवलेंथ, वेवलेंथ कितना 640 नैनोमीटर। इसलिए ये वैल्यू मिल जाएगा। बताओ क्या होता है इसका वैल्यू, कैलकुलेट कर लें। 720 नैनोमीटर, तो 720 नैनोमीटर के करस्पॉन्डिंग ये हमें फ्रिंज विड्थ ऑब्टेन हो जाएंगे। मीन सेकंड वेवलेंथ जो तुम्हें यूज करना पड़ेगा 720 वाला, यही है क्वेश्चन। तो यही कह रहा था फर्स्ट पार्ट तो यही कह रहा था, ऐसा वेवलेंथ का वैल्यू निकालें जिसके लिए फ्रिंज विड्थ 8.1 mm हो जाए, लिखने की जरूरत है। चलो ये तो निकल जाएगा। दूसरा पार्ट इसका क्या कह रहा है वो देखो। प्रोड्यूस इंटरफेरेंस फ्रिंज सेपरेटेड बाय 8.1 mm यूजिंग द सेम अरेंजमेंट, ठीक है भाई, सेम अरेंजमेंट यूज किया। ऑल्सो फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फ्रिंज विड्थ, ब्राइट फ्रिंज ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ व्हिच कोइंसाइड विद दैट ऑफ द लॉन्गर वेवलेंथ। मतलब दोनों का फ्रिंज कब कोइंसाइड कर जाएगा। फ्रिंज कोइंसाइड करना मतलब समझो कि दोनों का ब्राइट एक ही साथ होगा। पहला ब्राइट जो सेंट्रल ब्राइट है वो तो दोनों का एक साथ चलेगा, लेकिन उसके बाद कौन सा ऑर्डर इनका कोइंसाइड करेगा वो देखना। तो दूसरे वाले का फ्रिंज विड्थ कम था कि ज़्यादा था, तो दूसरे वाले का मान लो ग्रीन से दिखा रहे हैं, तो कभी तो कोइंसाइड करेगा, दोनों का ब्राइट फिर से एक हो जाएगा। एक का देखो रेड वाले का फर्स्ट सेकंड थर्ड B3 और इसका है फर्स्ट एंड सेकंड, इसका B3, फर्स्ट वाले का B3 और इसका B2 कोइंसाइड कर रहा है। मतलब ये होता है देखो, कोइंसाइड के लिए कंडीशन ये है कि कब कोइंसाइड करेगा, सबसे पहले कितने x पे जाके कोइंसाइड करेगा। अगर ये जानना चाहते हैं, समझो ध्यान से, ये जानना चाहते हैं, मान लो ये चल रहा है ग्रीन वाला को 3 के स्टेप पे चल रहा है, तो 3 के बाद 6 पे आएगा, 3 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर ऐसे चल रहा है। एक मान लो 2 पे चल रहा है, तो 2 पे आएगा, 4 पे आएगा, तो 2 पे आएगा, ये 3 पे आएगा तो मैचिंग नहीं होगा। लेकिन 3 वाला फिर 6 पे आएगा, तब तक इसका तीसरा आएगा ना 2 2 2 6 पे मैचिंग हो जाएगा। फर्स्ट टाइम ये 6 पे मैच कर जाएगा। तो कैसे निकलेगा भाई, एक का 2 हुआ और एक का 3 हुआ, तो मैचिंग कहाँ होगा 6 पे। वो क्या है, इन दोनों का एलसीएम है, क्योंकि ये देखो इसका मल्टीपल चलेगा 4 6 8 10 ऐसे मल्टीपल चलेगा। इसके
किसके मल्टीपल चलेंगे 6, ठीक है, 9, 12, 15, इस तरह चलेंगे इसके मल्टीपल। तो कॉमन मल्टीपल होगा तुम्हारा 6, और क्या होगा उसके बाद भाई 12, और फिर 18, ये 18 चलेगा, ये भी हमारा 14, 16, 18 करेगा, 18। ये सब क्या है, कॉमन मल्टीपल है। इनमें लिस्ट क्या है, तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम। जो लिस्ट होगा वही सबसे फर्स्ट टाइम सेंट्रल बेड पर मीटिंग होगा। तो समझ में आया? तो दोनों फ्रिंज विड्थ का हम लोग क्या करेंगे, बीटा 1 एंड बीटा 2 का एलसीएम निकालोगे तो वो बताएगा तुम्हें कि किस पॉइंट पे फर्स्ट टाइम कितना डिस्टेंस पे जाके मैचिंग होगा। चाहे इन दोनों का हम लोगों को एलसीएम निकालना पड़ेगा। कुछ बुक में क्या होता है सॉल्यूशन के लिए, जो लार्जर वाला है वर्जन उसका nth, फिर स्मॉलर वाले का n+1 मैच करेगा। जैसे भी देखा, एक का थर्ड एक का सेकंड मैच करेगा। तो जो लार्जर वाला है उसका सेकंड, तो स्मॉलर वाले का थर्ड मैच करेगा। ऐसे लिख करके कुछ लोग n का वैल्यू निकालो। दो मेथड जनरली चलते हैं, एलसीएम वाला मेथड हो सकता है, कोई फेल नहीं करेगा। एलसीएम निकाल लो, x का वैल्यू पता लग जाएगा, और x का वैल्यू पता लग गया तो उस x में किसका वो सेकंड है और किसका थर्ड है वो पता लग जाएगा। x डिवाइडेड बाय द फ्रिंज विड्थ। अब नहीं तो ये n वाला काउंट करना पड़ेगा, एक का n है दूसरे का n+1। देखो इसके आंसर में क्या लिखा है, 22 नंबर देख रहे थे, फटाफट देखो भाई। हम लोग ढूंढते थे कि क्वेश्चन जो दिया है उसके साथ सोल्यूशन वाला भी रहे, तो ऐसा बुक हम लोग ढूंढते थे क्योंकि उसमें सोल्यूशन तो नहीं मिलता था, और उसी से कई बार कॉन्सेप्ट समझ में आता था। देखो फ्रिंज विड्थ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, फ्रिंज विड्थ क्या आया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, इसलिए बीटा 1 अपॉन बीटा 2 लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 ये तो आया था, कैपिटल डी बाई डी कैंसिल हो गया था, ये मिल गया 720 नैनोमीटर। अब कह रहा है देखो x जो कि स्क्रीन पे डिस्टेंस होगा जहां मैचिंग हो रहा है वो n1 बीटा 1 तो n2 बीटा 2, तो n1 लैम्डा 1 n1 बीटा 1 n2 बीटा 2 ऐसे करके n1 लैम्डा 1 n2 लैम्डा 2 लिखा, और एक का n1 जो होगा वो n2+1, यानी कि जो स्मॉलर वाले का होगा वो ज्यादा होगा और लार्जर वाले का एक कम होगा। अगर ये n है तो ये n+1, ये n है तो ये n-, इस तरह से करके 9 निकाला। इसका मतलब कि 9th फ्रिंज विड्थ जो होगा वो कम आएगा। n का वैल्यू निकाल लिया। तुम्हें क्या निकलता भाई, जो मैंने बताया एलसीएम अगर निकालते तो वो x का वैल्यू मिलता, x डिवाइडेड बाय फ्रिंज विड्थ करते एक का, तो पता लगता है कि इसका कौन सा कॉन्साइड करेगा। x डिवाइडेड बाय बीटा 2 करते तो पता लगता है कि सेकंड वाले का कौन सा नंबर, वो देखो एक का 9 आएगा तो 10 आएगा। एलसीएम निकाल सकते हैं इन ऑर्डर टू ऑब्टेन डिस्टेंस ऑन द स्क्रीन फॉर कंसाइडिंग द टू फ्रिंजेस। ऐसा क्वेश्चन आता है, चाहे तो आप स्मॉलर वाले का n+1th टाइम्स और लार्जर का nth टाइम भी इक्वेट करके n का वैल्यू निकाल सकते हैं। लिखने की जरूरत है क्या? लिखिएगा, क्या लिखिएगा, क्या लिखोगे? चलो नोट का पॉइंट लिखो, लेफ्ट हैंड साइड पे लिखो नोट का पॉइंट। कुछ भी नहीं लिखोगे तो आगे याद नहीं रहेगा। इन केस ऑफ टू वेवलेंथ्स, जल्दी लिखो, इन केस ऑफ टू वेवलेंथ्स लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 we obtain YDSC मैं खड़ा कर दूंगा जिसके मुंह से आवाज निकल रहा है। होना तो कुछ है नहीं। In case of two wavelengths lambda 1 and lambda 2, we obtain YDSC pattern as the combination of the two, as the combined, as the combined pattern in which सेंट्रल ब्राइट इज कॉमन। बहुत सारे वेवलेंथ भी होंगे तो सेंट्रल ब्राइट तक सब पहुंचते हैं, तभी तो याद होगा सेंट्रल ब्राइट वाइट हो जाता है, वाइट लाइट यूज करते हैं।
where central bride is common, that is x equal to 0 है वो. Next distance on the screen where secondary bride of the two fringe coincide can be obtained by next distance x लिख देता हूँ. next distance यहाँ पे x insert करो. next distance x on the screen, then secondary bride of the two fringe coincide can be obtained by taking obtained by method 1. Taking LCM of beta 1 and beta 2, that is least common multiple. इसका कॉन्सेप्ट ही यही है, मल्टीपल्स में जो कॉमन लेंगे उसका लिस्ट. LCM of beta 1 and beta 2, उससे हमें n1 पता लगेगा, x डिवाइडेड बाई बीटा 1 कर दो, इसका कौन सा ब्राइट, और n2 पता लगेगा, x डिवाइडेड बाई बीटा 2 कर दो, इसका कौन सा ब्राइट कॉन्साइड करेगा. या फिर मेथड 2 है, यूज x जो होगा वो होगा n टाइम्स बीटा लार्जर वाले का n प्लस 1 टाइम्स बीटा स्मॉलर वाले का, दैट इज n टाइम्स लैम्डा डी बाई डी लार्जर का है, n प्लस 1 टाइम्स लैम्डा स्मॉलर का डी बाई डी, n टाइम्स लैम्डा लार्जर इज इक्वल टू n प्लस 1 लैम्डा स्मॉलर, और इससे n का वैल्यू मिल जाएगा. कौन सा क्वेश्चन नंबर था? 22. कर लेंगे ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हो सकता है एनसीईआरटी में भी मिला हुआ ऐसा क्वेश्चन. यस सर. मिला था? यस सर. कौन सा क्वेश्चन? एनसीईआरटी का सर क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 था. चलो भाई एक नजर डालें. क्वेश्चन नंबर 6 सबका हो गया था और वो तो नहीं बताया. देखो क्वेश्चन नंबर 6 था, पढ़ो क्या लिखा है. Consisting of 650 nanometer 520 nanometer is used to obtain interference pattern in YDAC. Find the distance of the third bride. Third bride on the screen निकालना है. थर्ड ब्राइट को निकाल दो भाई. 3 बीटा थर्ड ब्राइट का मिलेगा ना YDAC में. बीटा बीटा में मिलता है इसके ब्राइट पॉइंट. तो थर्ड निकालना निकाल सकते हैं. सचेटेड डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द डबल थ्रेड. From the central maximum of wavelength lambda by 2. ठीक है, मतलब कैपिटल डी का वैल्यू दे दिया 60 सेंटीमीटर. ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया, तो निकाल लेंगे 3 बीटा. उसके बाद व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम वेयर द ब्राइट फ्रिंजेस ड्यू टू बोथ द वेवलेंथ कॉन्साइड. लीस्ट डिस्टेंस क्या है? मींस x का वैल्यू चाहिए गिवन द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट इज 1 mm. क्लियर है क्वेश्चन क्या हुआ? तो देखो डिस्टेंस ऑफ द थर्ड ब्राइट फ्रिंज ऑन द स्क्रीन विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स लैम्डा डी बाई डी. डी का वैल्यू 2 mm था, 2 mm डाल दिया, 2 सेंटीमीटर था, 2 सेंटीमीटर डाल दिया, निकल गया फर्स्ट पार्ट. सेकंड पार्ट, लेट डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा ब्राइट फ्रिंजेस ड्यू टू लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 कोइंसाइड फर्स्ट टाइम. ऐसे तो कोइंसाइड और भी टाइम में होंगे, जरूरी थोड़ी है कि यही वाला 6 वाला ही आएगा. 12 वाला भी आ सकता है, 18 वाला भी कॉमन हो सकता है, जो एग्जांपल बताया. इसलिए
कॉमन मल्टीपल तो बहुत सारे हो सकते हैं, बट उसमें चाहिए लिस्ट जो फर्स्ट टाइम हमें स्क्रीन पे दिखे। तो फॉर दिस टू हैपन n lambda 1 is equal to n plus 1 lambda 2 where n is an integer, ऐसा होना चाहिए। तो n plus 1 divided by n is equal to lambda 1 by lambda 2, 5 by 4 आ गया, तो n का वैल्यू 4। इसका मतलब लार्जर वाले का 4th फ्रिंज और स्मॉलर वाले का 5th फ्रिंज फ्रॉम साइड पे है, ठीक है। और वो x का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो लिखना 4 टाइम्स लार्जर वाले का या फिर 5 टाइम्स स्मॉलर वाले, ऐसे करके निकाल सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं अब, इसी का 103 नंबर पेज। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, बड़ा जोर से क्या लिखा है? अगर एक को कवर कर दिया विद द ग्लास so that the light intensity passing through this is reduced by 50%. Find the ratio of maximum and minimum intensity on the fringe. ठीक है, इंटरफेरेंस पैटर्न में मैक्सिमम और मिनिमम का रेशियो निकालना है एक पेयर ग्लास लगा करके। और क्या किया, उसका इंटेंसिटी को हम लोगों ने क्या निकाल दिया। में से एक जो है इंटेंसिटी 2 सोर्स था, उस पर ग्लास लगा दिया ऐसे, इसका इंटेंसिटी तो आई ही रहा और इसका इंटेंसिटी क्या हो जाएगा भाई, 50% हो गया, यानी कि Ka² बाई ये हो गया इसका इंटेंसिटी। तो बताओ भाई A कितना हो गया, ये बोल सकते हैं √2 टाइम्स से कितना हो गया भाई √2, यहाँ का A' हो गया A बाई √2, ऐसा बोल सकते हैं, समझ सकते हैं। अब बोल रहे हैं मैक्सिमम रिड्यूस हो गया 50%, तो अब इंटेंसिटी तो भाई इसका हाफ हो गया, क्योंकि एम्पलीट्यूड समझो A बाई √2 हो गया, ऐसा निकाल सकते हैं। अब कह रहा है मैक्सिमम इंटेंसिटी एंड मिनिमम इंटेंसिटी में रेशियो चाहिए। मैक्सिमम इंटेंसिटी होता है कांस्टेंट टाइम्स A1 प्लस A2 का स्क्वायर, और मिनिमम इंटेंसिटी होता है A1 माइनस A2 का स्क्वायर होता है। एम्पलीट्यूड का पता ही है, K तो बेकार है, तो I max एंड I min का रेशियो मिल जाएगा, दोनों ऐड करेंगे A प्लस A बाई √2 और दूसरे का है A माइनस A बाई √2, ऐसा करेंगे बस मिल जाएगा। A कॉमन लेकर के स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे और वैल्यू हमें मिल जाएगा। बोलो हो जाएगा, क्या लिखना है, एम्पलीट्यूड अगर हमें मिल जाए तो डायरेक्ट रेशियो निकाल सकते हैं इस तरह से। A कॉमन ले लोगे, बतेगा क्या यहाँ पे 1 प्लस 1 बाई √2 का स्क्वायर, और ये हो गया 1 माइनस 1 बाई √2 का स्क्वायर। इट मींस क्या हो गया, √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर और √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये हो गया I max और I min का रेशियो, ठीक है। इंटेंसिटी चेंज हुआ तो एम्पलीट्यूड कॉरस्पॉन्डिंग चेंज करा सकते हैं, नहीं तो दूसरा बता दिया, इंटेंसिटी पे ही दिमाग लगता है। तो I max हो जाएगा I1, मान लो एक पे I है, दूसरे का I बाई 2 है, प्लस 2 रूट I बाई 2 और फर्स्ट है तो बन जाएगा 1 मैक्सिमा के लिए, और मिनिमम के लिए I प्लस I बाई 2 और प्लस 2 रूट I बाई 2, और ये क्या हो जाएगा -1। तो इससे भी रेशियो निकालेंगे, I कॉमन लेके कैंसिल करा देंगे, मिलेगा वही। ये समझे, एम्पलीट्यूड के टर्म में ज़्यादा सोचना चाहिए, ज़्यादा इजी है। इंटेंसिटी के टर्म में भी सोच सकते हो, इंटेंसिटी हाफ कर दिया है, ऐसे भी निकालेंगे। तो अब यहाँ पे सब I कॉमन लेकर के कैंसिल करा देना और 2√2 का हिसाब होता है, हो गया, आंसर वही रहेगा। तुम करोगे तुम्हारा फायदा होगा। चलो देखो, मॉडिफाइड सेटअप ऑफ YDAC, it is given that SS2 minus SS1 is lambda by 4, SS2 minus SS1, SS2 और माइनस SS1 is lambda by 4, ये है। मतलब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ, मीन्स ये बिल्कुल सिमेट्रिकली सिचुएटेड नहीं है, ऊपर
कभी इन दोनों में डिफरेंस आएगा। SS2 माइनस SS1 ही λ/4 है। क्वेश्चन समझ में आ गया? ये कॉमन पॉइंट पे नहीं है। That is, S is not equidistant from S1 and S2. Equidistant नहीं है। अब obtain the condition for constructive and destructive interference at a point P on the screen in terms of path difference S2P minus S1P. S2P minus S1P के टर्म में तुम्हें पाथ डिफरेंस लिखने हैं कंस्ट्रक्टिव के लिए एंड डिस्ट्रक्टिव के लिए। बताओ भाई, एट P कंस्ट्रक्टिव कब होगा? अगर कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन चाहिए, ब्राइट पॉइंट चाहिए, तो क्या कंडीशन लिखें? पाथ डिफरेंस विल बी इक्वल टू n लैम्डा। तो पाथ डिफरेंस का मतलब क्या हो गया? ये पूरा लेंथ यानी कि S2P माइनस S1P, ये पाथ डिफरेंस विल बी इक्वल टू n लैम्डा। SS2P का मतलब है SS2 प्लस S2P, SS1P का मतलब है SS1 प्लस S1P, दिस विल बी इक्वल टू n लैम्डा। तुम्हें चाहिए किसके टर्म में भाई? तो इसके टर्म में चाहिए इन टर्म्स ऑफ पाथ डिफरेंस S2P माइनस S1P, S2P माइनस S1P के टर्म में चाहिए। तो लिखो भाई यहाँ पे क्या होगा? S2P माइनस S1P और ये SS2 माइनस SS1 इस इक्वल टू क्या होगा? n लैम्डा। अब ये S2P माइनस S1P के टर्म में ही तो लिखते हैं कंडीशन, दिस विल बी इक्वल टू n लैम्डा माइनस ये क्या था? λ/4, इसलिए यही हो गया। लैम्डा चाहे तो कॉमन भी ले सकते हैं। ये हो गया कंडीशन फॉर ब्राइट। कंडीशन फॉर डार्क क्या हो जाएगा? तो S2P माइनस S1P जो आया है ये वाला ब्राइट, इसको n लैम्डा लिखने पड़ेंगे। ये क्या है? n लैम्डा माइनस λ/4 और इसके लिए हो जाएगा तुम्हारा कितना भाई? तो n लैम्डा के बदले में लिखेंगे 2n + 1 λ/2 माइनस λ/4। इसलिए ये जो मेन है पाथ डिफरेंस वो n लैम्डा होना चाहिए फॉर ब्राइट। ये है मेन कंडीशन और ये है फॉर डार्क। कंडीशन जो लिखेंगे वो टोटल पाथ डिफरेंस पे लिखेंगे। तुम्हें S2P S1P में चाहिए तो पहले से जो λ/4 था वो तो सब्ट्रैक्ट होगा उधर भी और इधर भी। समझ गए? λ/4 तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, n लैम्डा चाहिए लेकिन पहले से ही λ/4 है वो इधर सब्ट्रैक्ट हो गया। इस वाले में भी वैसे ही होगा, ताकि आंसर देखो भी ऐसे मिल जाएगा। 31 देख लिया, 33 नंबर देखो। वो तो जाएगा, ये स्कूल में आया हुआ है, कई बार आया है स्कूल में। पूरे का पाथ डिफरेंस तुम्हें चाहिए n लैम्डा, जिसको हम लोगों ने डिवाइड कर दिया, जो गिवन है उसको अलग किया, जो चाहिए वो अलग किया और इस तरह से हमें मिल गया। डार्क के लिए भी निकालना होगा, वैसे ही कर देंगे n लैम्डा के बदले 2n + 1 λ/2। बोला मैंने 33 नंबर देखो। Describes YD experiment to produce interference pattern due to a monochromatic source supply reduce the expression of NB। देखो भाई थ्योरेटिकल है, 36 नंबर देखो। 36 नंबर तो वही वाला है जो पहले डिस्कस कर दिया शायद। Beam applied 2 used to obtain interference pattern। याद है अभी जो देखा था NCERT का 6 नंबर। What is the least distance from the central bright where fringes coincide? The wavelength of both the wavelengths. Distance between the two mm ये दिया हुआ है। ये तो वही है क्वेश्चन, हो जाएगा। आ जाएगा एग्जाम में तो बस खुद ही करते रहना खोपड़ी में। 34 नंबर देखो। फोर्थ नंबर देखो भाई। इंटेंसिटी एट सेंट्रल मैक्सिमा इन YD AC इज I0। सेंट्रल मैक्सिमा पे ही I0 है इंटेंसिटी, ठीक है। इसका मतलब I0 क्या हो गया? हो रहा है। If the distance OP equal 1/3 of the fringe width of the pattern, so that intensity at P will be I0/4। ये भी इसमें आता है। अब कह रहा है कि ये वाला क्या है हमारा भाई? कितना डिस्टेंस है? फ्रिंज विड्थ का 1/3। तो पूछ रहा है कि यहाँ पे इंटेंसिटी क्या होगा? क्वेश्चन समझ गए? फिर आ गया तुम्हारा यूनिटरी मेथड।
अगर बीटा डिस्टेंस स्क्रीन पे जाते तो फेज डिफरेंस 2 पाई बाते। बोलो, अगर x का वैल्यू हम लोग बीटा लेते तो फेज डिफरेंस 2 पाई आता, लेकिन तुम्हें x जो लेने दिया जा रहा है वो बीटा बाई 3 लेने दिया जा रहा है, इसलिए तुम्हें पाथ डिफरेंस कितना, फेज डिफरेंस कितना मिलेगा, 2 पाई बाई बीटा इंटू बीटा बाई 3। ये क्या मिला, 2 पाई बाई 3। ये है फेज डिफरेंस। अब इस फेज डिफरेंस के बेसिस पे हम लोग इंटेंसिटी निकालना चाहें उस पॉइंट का तो निकाल सकते हैं। इंटेंसिटी एट पॉइंट P विल बी इक्वल टू, याद होगा, OI cos स्क्वायर बाई बाई, याद है, OI ही तो I0 दिया हुआ है क्वेश्चन में, दिया है ना, और cos स्क्वायर पाई बाई 2, cos स्क्वायर पाई है 2 पाई बाई 3, ये हो गया cos स्क्वायर पाई बाई 3, इसलिए ये I0 हो गया और ये 1/2 का होल स्क्वायर यानी कि 1/4, ये हो गया I0 अपॉन 4। आगे निकलते हैं। चलो भाई 96 नंबर देखो क्या लिखा है, पढ़ो, नीचे बैठ जाओ, देखो इसको क्या लिखा है क्वेश्चन में। Two polarized P1 and P2 with axis of P2 making an angle theta with the path axis of P1. For what value of theta is the intensity of emergent light 0? चलो क्या वैल्यू रखते हैं कि इंटेंसिटी 0 हो जाए। लाइट passes through two polarized P1 and P2. P2 making an angle theta with the path axis of P1. बताओ भाई, कुछ बोला नहीं है। लाइट पासेस तो मतलब लाइट अनपोलराइज्ड कंडीशन में पासेस थ्रू P1 से पास हुआ और उसके बाद अगर P2 से पास हो रहा है जो कि दोनों में थीटा का एंगल है, तो इधर जो मिलेगा देखो ये वाला A एम्पलीट्यूड, याद होगा फर्स्ट टाइम जब पास करता है तो हम लोग रखते हैं एम्पलीट्यूड A है और इसका इंटेंसिटी पहले वाले से हाफ हो जाता है। इधर I0 था तो इधर I0/2 हो जाता है, वो होता है KA² होता है। इसके बाद जब P2 से पास करेगा तो यहाँ का जो एम्पलीट्यूड हो जाएगा A cos थीटा, ये मिलेगा, और इसके बाद का जो इंटेंसिटी मिलेगा वो इंटेंसिटी क्या मिलेगा भाई, तो KA', याद होगा, यानी कि K और क्या मिला, A² cos स्क्वायर मिला, और KA² क्या है भाई, I0/2, तो I0 है अनपोलराइज्ड लाइट का इंटेंसिटी, ये याद रहे, और cos स्क्वायर थीटा, ये कह रहा है कि ये 0 का हो जाएगा, तो 0 का हो जाएगा, जब cos थीटा हमारा 0 हो जाए दैट इज थीटा का वैल्यू नेगेटिव, तभी तो होता है भाई, क्योंकि P1 और P2 एडजेसेंट है, पहले बताया था एडजेसेंट अगर है तो क्रॉस करेंगे एक दूसरे को तभी 0 कर देना, इसलिए ऐसा होगा। देखो इसका आंसर में 96 का आंसर में फर्स्ट पार्ट का देखा है, कितना मना है, रिवाइटल खाओ। 95, 96, चलो भाई 96 में लिखा है एट थीटा इक्वल टू 90 इंटेंसिटी ऑफ इमर्जेंट लाइट इज 0। डायरेक्ट रिजल्ट लिखा हुआ है 90 डिग्री पे ऐसा हो होता ही है, क्या कैलकुलेट करके दिखाओ भैया, यूं ही बता दो, क्रॉस हो जाएंगे तो जो पास हुआ उसने उसको प्लग कर दिया। 96 के बाद 96 का सेकंड पार्ट भी तो है, पहले सेकंड पार्ट किया जाए। अब देखो फर्स्ट P1 एंड P2 तो क्रॉस हो गए, तभी ऐसा होगा, P1 है और P2 है, इस तरह से 90 डिग्री। अब क्या है इसमें, पढ़ो क्या लिखा है, क्या है, बीटा का वैल्यू निकालो। हम लोगों ने P3 डाला है, P3 कहाँ डाला भाई, कितने एंगल पे, बीटा एंगल कौन से, P1 से। P1 से अगर बीटा एंगल पे हम लोगों ने, अब बोल रहा है
इंटेंसिटी ऑफ लाइट इमर्जिंग फ्रॉम P2 इज इमर्जिंग फ्रॉम P2 से जो इमर्ज कर रहा है वो इंटेंसिटी अब क्या हो गया I0/8, वेयर I0 इज इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन द पोलराइड P1। ऑन द पोलराइड P1 मतलब इसको समझें, ऑन द पोलराइड P1 जो लाइट आ रहा है ये I0 है। क्लियर है क्वेश्चन? जो कह रहा है क्वेश्चन उसी हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इधर तो 90 डिग्री पे आ चुका था, अब हमें निकालना है भाई फाइनल जो है वो दिया हुआ है तो बीटा का वैल्यू चाहिए। तो फाइनल जो I" है मान लो ये वाला I" है जो कि क्या है I0/8 है। तो बताओ ये तो पोलराइज हुआ था, ये था एम्पलीट्यूड, ये क्या था भाई तो A cos बीटा था। यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा A cos बीटा इंटू फिर से cos 90 माइनस बीटा। बोलो तो भाई A' जो होगा वो क्या होगा A cos बीटा जो पहले है उसका cos 90 माइनस बीटा। ये cos 90 माइनस बीटा ही तो है, ये बीटा है तो ये 90 माइनस बीटा है। तो एक बार तो मल्टीप्लाई हुआ, A एम्पलीट्यूड से मल्टीप्लाई हो गया, ये cos बीटा मिल गया। अब इसका जितना है उससे cos 90 डिग्री माइनस बीटा यानी कि हो गया फाइनली कितना A cos बीटा इंटू साइन बीटा। ये हो गया A' मान लो A' जो भी समझो। फाइनल जो है ये हम लोग निकालना चाहेंगे तो इसमें ये यूज करने पड़ेंगे। I0/8 इज इक्वल टू A cos बीटा इंटू साइन बीटा का स्क्वायर इंटू के तो है K स्क्वायर। बोलो ठीक है, नहीं समझे? तो यहाँ से ये I0/8 है KA स्क्वायर और cos स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, अब बताओ भाई ये K स्क्वायर कितना है? तो K स्क्वायर है I0/2। K स्क्वायर क्या हुआ I0/2, इसलिए ये I0/2 हुआ। इधर I0/8 है इज इक्वल टू cos स्क्वायर बीटा ये इंटू cos स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, इसे क्या हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/4 और इधर क्या करें हम लोग कितना से मल्टीप्लाई डिवाइड करें 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें कितना आएगा 2 साइन बीटा इंटू cos बीटा साइन बीटा cos बीटा। ऐसा हो जाएगा 2 साइन A इंटू cos होता है ना साइन 2A, तो ये हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया 1/4 आया। तो ये हो गया तुम्हारा कितना साइन स्क्वायर 2 बीटा डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 1/4। इसका मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो 1, इसलिए 2 बीटा का वैल्यू 90 डिग्री बीटा का वैल्यू 45 डिग्री। अगर कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो तो ये क्यों होगा, आप इतना हो तो कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं होना चाहिए। यही है हम लोगों ने डायग्राम के हिसाब से इसका लिखा भाई। पहले तो A cos बीटा पास हुआ और फिर जो A' पास हुआ वो था हमारा इंटू cos 90 माइनस बीटा। तो ये मिल गया। अब इसके बेसिस पे हम लोग इंटेंसिटी निकालेंगे। इंटेंसिटी जो लिखा हुआ है वो I0/8 हुआ है, वो रख दिया वैल्यू और इस हिसाब से कैलकुलेट कर लिया, बीटा का वैल्यू आ गया 45 डिग्री। इसके आंसर में देखा जाए 96 124 पे देखो। पहले तो फर्स्ट पार्ट हो गया था, सेकंड पार्ट में जो लिखा गया इसमें इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज कमिंग आउट I0/2 होता है। इंटेंसिटी उसके बाद cos स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर 90 माइनस बीटा ये आ गया इस तरह से। बट इंटेंसिटी है I0/8 रख दिया, ये वैल्यू मिल गया 1/8। ठीक है, इंटेंसिटी के टर्म में लिखे। मेरा ज़्यादा प्रैक्टिस है कि मैं एम्पलीट्यूड ही निकाल लेता हूँ, बाद में करो। अब चाहे तो माइनस लो लगाता है, लेकिन माइनस लो तब लगाओगे जब एक बार पोलराइज होने के बाद तब माइनस लो लगेगा। अनपोलराइज लाइट इंसिडेंट हो उसके लिए माइनस लो एप्लीकेबल नहीं है। पोलराइज लाइट जब इंसिडेंट हो तब माइनस लो। ठीक है, हम लोग भी एक बार पोलराइज होने के बाद को K स्क्वायर लिखते हैं और उसको अनपोलराइज का इंटेंसिटी हाफ करते हैं।
उसको के स्क्वायर लिखते हैं, तब तक फिर नेक्स्ट एम्पलीट्यूड निकालते हैं। तो वो ध्यान रखना है, तो फंसा हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन निकाल सकते हैं हम लोग, 3 क्लोराइड ऐसा वाला क्वेश्चन आता है जरूर। एक और है देखो 104, ये लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, कर लो जल्दी। Describe briefly how unpolarized light get linearly polarized when it passes through a chloride. चलो भाई ये तो वाइब्रेशन हो जाते हैं रिस्ट्रिक्टेड, और बी वाला पार्ट जो है मैं वो देखना है। 3 identical chloride, P1, P2, P3 are oriented toward at cross axis of P2 and P3 60 degree and 90 degree. Cross axis of P2, P3 inclined at 60 degree and 90 degree with respect to the cross axis of P1. P1 के रिस्पेक्ट में P2 है 60 डिग्री पे और P3 है 90 डिग्री। Monochromatic source of light, unpolarized light intensity I not kept in the form of front of the chloride P1 as shown. Then the intensity of the light observed by observer O1, O2. O1 है P1 के बाद, O2 है P2 के बाद, O3 है P3 के बाद। निकाल लेंगे, बोलो हो जाएगा। इसके बाद यहाँ जो आएगा इधर था I नॉट, इतना I नॉट अनपोलराइज्ड है, ये क्या मिलेगा I नॉट बाई 2। यहाँ पे क्या मिल जाएगा भाई, I नॉट बाई 2 है, ये एम्पलीट्यूड A है, यहाँ क्या होगा A cos 60 डिग्री, इसलिए इंटेंसिटी हो गया हमारा K इंटू A cos 60 डिग्री का स्क्वायर, दैट इज K स्क्वायर और ये हाफ का स्क्वायर। K स्क्वायर था I नॉट बाई 2 और हाफ का स्क्वायर क्या मिल जाएगा I नॉट बाई 8 है। K स्क्वायर तो I नॉट बाई 2 था, I नॉट बाई 8 मिल जाएगा। यहाँ पे क्या मिलेगा बताओ, एम्पलीट्यूड क्या मिलेगा A cos 60 डिग्री तो पहले था और फिर cos 30 डिग्री रहा, एंगल बराबर कर दोगे तो सब बेकार हो जाएगा। A और cos 60 डिग्री हाफ और 3/2 ये है, इसलिए इसका इंटेंसिटी डबल डैश जब निकालेंगे तो K टाइम्स A इंटू √3/4 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 3/16 K स्क्वायर, यानी कि 3/16 और K स्क्वायर क्या है I नॉट बाई 2, क्या मिल जाएगा 3/32 I नॉट। इस तरह से मिलेगा।